पाउडर पींदा था, कोई पता नहीं सी जी, नशे विच हो गया जी सारा कुछ जी। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। डर गया सी जी, इस गल्लों बच्ची नूं मैं मार दिता जी। बेरिया विच नप्पी रखी ने, उत्थे जा के कतल की, कतल करके तो फिर चक के ले आए ने, मोड़ देने दूजी थाना सट्टी च लिया दे। 14 रोज़ बाद सर जी मेरी बच्ची की खेतों चो लाश पुलिस वालों ने बरामद की जी आगे। भाई दी लड़की पतरी लगी जी, डर गया सी जी, अगर जिंदा रही साडे वास्ते होर मुसीबत ना बन जावे जी। इंसाफ होना चाहिए जी, जिन्होंने मेरी बच्ची ने ज्यादती की, उन्होंने वड्डा टोकिया जी, उन्होंने फाहे लग्या जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और यकीन कीजिए कि मेरा इस मौजू पे आज जो है वो एक कतरा दिल नहीं है कि इस पे बात की जाए, लेकिन ये एक मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होती है प्रोड्यूसर की जर्नलिज़म कि वो जब ये फ़ैसला कर ले कि इस पे बात होगी तो वो ख़बर अच्छी हो बुरी हो उस पे बात करनी ही है। मेरी ज़ाती राय हो तो मैं ना करूँ। जनवरी 8 में हुआ ज़ैनब का कसूर में, जून 8 में, जनवरी 8 में ज़ैनब का कसूर में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े को कोई शख्स नहीं पहचानता था सवाए उसके, जब तक कि मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। मीडिया ने काली कमीज़ें पहननी शुरू कर दी, वो उसका ऊपर हैशटैग का प्रोग्राम शुरू किया। जब ये प्राइम टाइम में चला तो उस वक्त लोगों को भी होश आया और वो बाहर निकले। इस होश के बाद अंसारी साहब के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं समझता इंसाफ हुआ, लेकिन वहाँ से लेके ये 8 जून तक जहाँ पे कशफ को किस तरह कत्ल किया गया जाहिर करता हूं, इसके दरमियान कौन सा जुर्म है जो 2 साल की बच्ची और बच्चे से लेकर हमने ना किया हो। रेप हमने किया, अज्जा हमने काटे, अगवा हमने किया, और ये सब कुछ करने वालों में से शायद कोई एक ऐसा शख्स हो जो उसका सका रिश्तेदार पता है मैं किसको कहता हूँ, जो महरम रिश्तेदार नो, माँ ने बच्चे मारे, बाप ने बच्चे मारे, संदूकों के अंदर बच्चों को बंद करके मार दिया कि मेरे जो गुस्सा, वो जुर्म किए कि हत्ता के खुदा की कसम मैं ये हल्फन कह रहा हूँ आपको, दुनिया में शायद कोई शैतान हो जो ये सोच सकता हो कि कब्र के अंदर जना भी हो सकता है। हमने वो भी करके दिखा दिया। और ज़ैनब के उस मुजरिम जिसके पीछे सिर्फ अदारे मीडिया के पड़े रहे, किसी को अभी तक अगर सज़ा हुई हो तो मुझे आप ज़रूर इतला कीजिएगा कि सज़ा हुई है। ये 8 जून का वाक़या है जब ये हुआ, लेकिन 8 जून को किसी को नहीं पता था कि ये वाक़या हुआ। ये तकरीबन 22 तारीख को जाके उसकी लाश मिली। लाश पता है किसकी मिली? बच्ची है कशफ, उम्र है 12 साल, पढ़ती है जमात 5वीं में। अगर मैं अपनी 5वीं जमात याद करूं तो मुझे होश अच्छाई और बुराई का नहीं है। मैं अपने चचा और अपने बाप में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और आला तरीन और सारे फ़ैसले मेरे चाचे ने किए हैं, मेरे बाप ने नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये वो महरम रिश्ता है जो बाप की रिप्लेसमेंट है। एक जुमला कहता हूँ इस रिपोर्ट से पहले, खुदा की कसम, जब चाचू की बात आती है ना, जब चाचू की बात आती है, चाचू की बात को जब आप इस्लाम के साथ बताएंगे तो मुझे ना बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र में इस्लाम की तारीख़ में एक ही चचा है जिसने मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे मोहम्मद को इस तरह पाला, जिनका जिक्र आज ज़्यादा होता है और हज़रत अब्दुल्ला का जिक्र कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि नबी की हिफाजत उस बाप ने, अबू तालिब ने, जिसने इस नबी को पाला, जो चचा थे रिश्ते में, खुदा की कसम ये वो महरम रिश्ते हैं जो मेरी तारीख का हिस्सा है। वो आपकी तारीख का, इस मुल्क के मुसलमानों की तारीख का हिस्सा है या नहीं है, अल्लाह आलम। लेकिन इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, ज़िया साहब, बात करने को दिल नहीं करता, खुदा की कसम। और जनाब हमारे साथ हैं जनाब कारी अब्दुल क़य्यूम साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ इंशाअल्लाह रिपोर्टर होंगे राव अमजद, उनसे बात करेंगे। खानेवाल के DPO हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली वसीम इंशाअल्लाह ताला। उमर फ़ारूक जो कि कशफ के वालिद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आलिया बरनी भी हमारे साथ होगी। सबसे पहले राव अमजद, आपसे इसके बारे में पूछते हैं। राव थोड़ा सा इसका पेश मंजर और अब मौजूदा जो हालात हैं इन पर रोशनी डालिएगा।
جی بلال صاحب، یہ 12 سالہ کشف تھانہ چھب کلاں خانیوال کا علاقہ ہے 9915L. وہاں کی یہ رہائشی گھر سے نکلی ہے صبح 10 ساڑھے 10 بجے. ماں نے بھیجا ہے اس کو لوڈ کروانے کے لیے اور وہاں سے یہ غائب ہو جاتی ہے. دو تین گھنٹے کے بعد جب ماں باپ کو تھوڑی چنتا ہوتی ہے کہ یہ کدھر گئی تو وہ مسجد میں اعلان وغیرہ کراتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا. شام کو تھانہ چھب کلاں میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف کشف کے اغوا کا. اور اس کے بعد کوئی 10 سے 12 دن تک کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئی. 22 جون آئی تھنک ہے جب پولیس کو ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے. جب یہ اس کا والد تھانے گیا ہوا ہے اس تفتیش کے سلسلے میں تو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ گاؤں کے باہر سے ایک تھیلے میں بند جس کو مطلب اعضاء کو کاٹ کے بوری میں جس طرح بند کیا جاتا ہے اس طرح سے ایک مسخ شدہ لاش ملی ہے بچی کی جس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسی کی ہے یہ. تو اس وقت وہاں پہ SHO اون عباس صاحب تھے جنہوں نے وہاں پہ موقع پہ ایک تیسرا ملزم ہے گلفام کی حرکات و سکنات سے محسوس ہوا کہ اس کو کچھ واقعہ کے بارے میں پتہ ہے. جب اس کو وہاں سے اس سے تفتیش کی تو پہلے انہوں نے کیونکہ ان تینوں ملزمان کی جو یہ داؤد چچا ہے افضل اور گلفام انہوں نے پہلے تو اس کو ڈیڈ باڈی کو ٹھکانے لگا دیا. ان تینوں نے زیادتی کی نشہ دیا ہے داؤد اگر میں غلط نہیں ہوں تو راؤ جی داؤد بالکل حقیقی چچا ہے. حقیقی چچا اچھا ٹھیک. اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا. DPO خانیوال محمد علی وسیم ہمارے ساتھ ہے. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. حضور آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی پیش کیجئے اور ان حادثات میں آپ کا بحثیت ایک پولیس آفیسر سے زیادہ بحثیت ایک فرد کے, بحثیت ایک باپ کے کیا رد عمل ہے اور کہاں سے انصاف ملے گا اور کیوں کر انصاف ملے گا؟ وسیم جی تھینک یو ویری مچ. نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میں تو مطلب مجھے تو لگتا ہے جیسے ہمارا جو بربریت کا لیول ہے وہ اس کی کوئی سطح نہیں ہے, باٹم لیس ہو گیا ہے. کیا بات کی, بہت صحیح بات کی ہے, باٹم لیس ہو گیا بالکل. ہر وقوع کے بعد ایسے لگتا ہے شاید اس سے بڑا واقعہ نہیں رونما ہو سکتا, لیکن اگلا جو واقعہ ہے وہ بھی اتنا ہی دل خراش ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس کی گناؤنا ہوتا ہے. بالکل پتہ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے شاید ہماری یہ کولیکٹیو ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سوچ سکتے. بالکل شاید ہماری کیس ختم ہوگی, یہ کوئی زومبیز بن گئے ہم. صحیح دل خراش واقعہ ہے اور بچی ہے چھوٹی. اور آپ نے بڑا درست بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ آپ کے چچا نے سارے فیصلے کیے, میرا بھی ایسا ہی ہے. اور بالکل چچا تو ایسے ہی ہوتے تھے جیسے والد کا پرتوں ہے. بالکل وہ چھوٹی معصوم بچی ہے, اسے کیا پتا ہے کہ وہ کیا مطلب وہ اس کا چچا اس کے ساتھ کیا گنونا کام کرے گا. اور وہ بالکل اس کو لے کے گئے ہیں اور وہ بیان نہیں کیا جا سکتی یہ بات. اور اس کے بعد انہوں نے جس بے دردی سے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں, بس اللہ کی پناہ ہے. اللہ کی پناہ ہے. وسیم خدا کی قسم اپنے بچوں کو دیکھ کے نا ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ تو ان کی حفاظت کر, کیونکہ اب نہ ہم کر سکتے ہیں نہ زمانہ. یہ مجھے ذرا تھوڑا سا ایک پروفیشنل امپیکٹ دیجئے. زنا کیا, گلا دبا دیا, مر گئی بچی, یہ جو ٹکڑے کرنے کا ہے سلسلہ, یہ تو مطلب یہ کیا چیز ہے؟ بس کو بربریت اور وحشت ہے, ثبوت کو مٹانے کی ایک کوشش ہے. اور جو اپنی بھتیجی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے اس سے یہ تو کچھ بعید نہیں ہے. کیا بہت صحیح بات کی, جو زنا اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہ ٹکڑے بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بات جو ہے نا وسیم, یہ بڑی اعلیٰ ہے کہ آپ, یہ بلائنڈ کیس تھا, اس کو کہ کہاں سے پکڑا جاتا, کون پکڑا جاتا ہے, آپ لوگوں نے اس کو ٹریس کیسے کیا؟ یہ صرف ایک انٹیوشن پہ, شک کی بنیاد پہ کر لیا اور وہ واقعی وہی نکلا, یہ کیسے کیا؟ بس ہمیں جو کیونکہ تھوڑا ایک اس طرح کے معاملات دیکھ کے تھوڑی سی ایک کیس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا چچا ہی بار بار کہہ رہا تھا جی ادھر جائیں اس کو پکڑ لیں, اس طرح کر لیں. تو یہ خود ہی واقعہ بیان کر رہا تھا. تو اسے اتنی تفصیل کیسے معلوم ہے اس کو؟ اور جبکہ یہ ایک بلائنڈ کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کو کیسے اتنی باتیں پتہ ہے؟ وسیم یہ بڑی اعلیٰ بات ہے, اور میں ذاتی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, صرف اپنی ٹیم کے پورے بہاف پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے ہمارا جتنا انٹریکشن پولیس کے ساتھ ہوا ہے, ہم نے پولیس کو بڑا باوقار, بڑا پروفیشنل اور دل گردے والا پکا مسلمان پایا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کی رائے مختلف ہو, میری رائے بالکل یہ ہے کہ بڑے ہی زیادہ میں نے ایسے پولیس افسر دیکھے ہیں کہ وہ جب مجرم کے ساتھ بات کر رہے تھے میرے ساتھ, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے.
पुलिस वालों की वर्दी के अंदर रो रहे हैं और उनको शर्म आ रही थी। ये इंसानियत। ये फरमाइए कि ये लोग जो अपने आप को मुबैना तौर पे नशई कहते हैं, इनका नशा कहाँ गया जब इनको ये पता था कि किडनैप भी खामोशी से करना है, बोरी में भी बंद करना है, छुपाना भी है। ये नशा आवर है या ये बहाना है? नहीं, मैं तो इसको बहाना ही समझता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि मैं चूंकि नशई हूँ तो मैं मेरे अंदर वो इंसानी जो सारी जो एहसास है वो खत्म हो गया है। मेरे अंदर जो ह्यूमैनिटी वाली जो इकदार है वो सारी मिट गई है चूंकि मैं नशई हूँ। ये कोई बहाना नहीं है। ये बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है। बड़े बड़े हमने नशई देखे हैं जो बहुत बड़ी अल्लाह इकदार के मालिक भी होते हैं, लेकिन बस वो किसी मजबूरी के तहत या किसी आदत की वजह से वो नशा करते हैं। तो ये बिल्कुल कोई बहाना नहीं है। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ही इसमें वसीम अक्सर हमने जो देखा है वो ये कि लोग जो हैं आपस में खानदान में एक दूसरे को माफ करके इसको रफा दफा कर देते हैं। ऐसा होने की क्या उम्मीद है? जी, इसमें चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कंप्लेनेंट पे डिपेंडेंट होता है बहुत सारा। पुलिस ने तो अपना यही करना होता है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनको हकीकी गुनाहगार लिख के जो हकीकी गुनाहगार हैं और उसका एक प्रॉपर चालान मरतब करके पेश करना होता है अदालत में। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा इस पे है डिपेंडेंट है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको करार वाकई सजा मिलेगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे वसीम जानना चाह रहा हूँ, बहसियत बाप के दिल के अंदर क्या गुजरती है जब आप इन लोगों की शक्लों को देखते हैं? मैं तो इनको कुछ भी मनहूस भी कहूंगा तो मेरी पकड़ हो जाएगी, मेरा प्रोड्यूसर कहेगा आपने लफ्ज पता नहीं कैसा इस्तेमाल कर दिया है। आप इनको जब देखते हैं तो आपके एहसासात क्या होते हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इनको देख के तो बिल्कुल इनका तो एक क्लीन स्लेट की तरह एक चेहरा होता है, कोई साहस ही नहीं होता, कोई इस तरह की कोई इनके चेहरे पे किसी किस्म की ना मुलामत होती है, ना कोई एहसास होता है, कोई ना गमी है ना खुशी है। एक क्लीन स्लेट की तरह चेहरा होता है। मैं तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि हमारे बसीयत माशरा में इंट्रोस्पेक्शन की सख्त जरूरत है। हमें एक मिल बैठ के सोचना होगा, लेकिन पता नहीं हम शायद सोच भी सकते हैं कि नहीं। मुझे तो कोई इस तरह के वाकयात देख के ज्यादा उम्मीद नहीं। मोहम्मद अली वसीम, डीपीओ खानेवाल, आपने जो गुफ्तगू की एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तो की, लेकिन मेरे ख्याल में एक सोशल साइंटिस्ट के हवाले से आपने ज़्यादा की। माशरे की तश्कील के अंदर जितनी डिसअपॉइंटमेंट आपको है, यकीन कीजिए हमें भी है, लेकिन आप जैसे लोगों के मुँह से सुन के कि कहाँ चले गए हम, जो यूनिफॉर्म लोग हैं, यकीन कीजिए इस एहसास को मारा नहीं जा सकता कि कहाँ चले गए। जो सबसे ज़्यादा मुझे अचंबे की बात लगी, मैं अचंबा कह रहा हूँ हालांकि लफ्ज़ अचंबा नहीं होना चाहिए, जब उस शख्स से पूछा गया कि तुमने ये कत्ल किया, चचा रिश्ते का बाउफ या मेरे मौला कहते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। उसने कहा हाँ जी हो गया है सारा कुछ, अब आप जो चाहें, मैंने उस पर आमीन कहना है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं। इस बच्ची का वालिद हमारे साथ है, फारूक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ फारूक, थोड़ा सा बताइएगा कि चचा के हालात आपके साथ कोई नाराजगी के थे, कोई दुश्मनी थी, क्या वजह थी कि चचा जो कि बाप की जगह है उसने अपनी बच्ची के साथ ये क्यों किया होगा? बहसियत एक बाप क्या समझते हो, क्या उसने कोई बदला लिया, क्या वजह थी? सर एक चीज मालूमात में है ये कि वो मेरी दुखी नजर आता है। हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बात कीजिए फारूक जी। जी बीवी को पूरी नजर रखता था, बीवी ने मुझे भी बताया घर में होता है और कोई बात नहीं थी। मतलब आपका वो सका भाई, आपका छोटा भाई है, आपने जिंदगी में उसको कभी इतना गिरा हुआ समझा था कि वो ये हरकत कर सकता है? नहीं, कभी सोचा भी नहीं चाहिए, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी हरकत करेगा। अच्छा ये बताओ कि बच्ची की जो वालदा है वो इसकी सगी माँ है? हाँ जी जी, सगी माँ है। चचा घर में आता जाता था? घर में ही रहता था जी, घर में रहता था। जॉइंट फैमिली है जी हमारी। अच्छा, आप लोगों को इस वाक़े के बाद पुलिस के आपको शक पड़ा था कि ये चचा हो सकता है? हाँ जी, पुलिस को डेड बॉडी मिलने से पहले 2 दफा पुलिस के पास गया, तफ्तीश पुलिस ने की है, ये नहीं माना। नहीं, आपको किस बात पे शक था? आपने क्यों शक किया चचा पे? मैं तो नहीं था ना घर पे,
बच्ची की वालदा ने बताया कि बच्ची लोड करवाने गई है, ये पीछे पीछे चला गया। बच्ची के ऐलान होते रहे, तलाश करते रहे, ये 2 घंटे बाद घर आया। इस वजह से शक बना गया। इसका मतलब पहला शक जो था वो इसकी माँ को, बच्ची की कशफ की माँ को पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब घर वापस आया 2 घंटे बाद, तो तब ये कत्ल कर चुका हुआ था। हाँ ऐसे ही होगा जी, लेकिन ये तो कहता भी हम छुपाते। और उसके बाद वो घर आप ही के घर में रहा? हाँ जी, घर में रहा जी। खाता पीता रहा, बिल्कुल ठीक रहा, कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे आपको पड़ा हो? बिल्कुल ठीक रहा जी। थाने गया, पुलिस वालों ने। अच्छा, नशा करता है ये? किस चीज का नशा करता है ये फारूक? किस चीज का नशा करता है भाई? तो पाउडर टाइप कोई चीज होती है जी, वो करता है जी। तो कमाता क्या, करता क्या था, खाता कहाँ से था? मेहनत मजदूरी जी, दिहाड़ी कर ली, ऐसा काम करता। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा। यकीन कीजिए कि ये बात जो है ये मेरी समझ से, मेरी अक्ल से बाला तर है कि वो करके बच्ची को रेप करके, फिर एक रिश्ते के चचा उससे रेप करा के, फिर दोनों के एक मुश्तरका 2 से 3 लोगों से रेप करने के बाद उस बच्ची के टुकड़े करके बोरी में बंद करके घर आके वापस खाना पीना, नशा और रहना ये नॉर्मल था। अगर ये माशरा है पाकिस्तान का, तो फिर मेरे ख्याल में वसीम की बात पे आपको यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे गिरने का अभी कोई पेंदा नहीं है। वापस आइए तो आलिया से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सफाक कातिल भी बड़े छोटे सी बात होती है। अगर आप इनकी शक्लें देखें तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, जिस तरह के वसीम कह रहे थे कि वो चपाट हैं बिल्कुल, ना कोई रिमोर्स है, ना कोई गिल्ट है, ना कोई शर्मिंदगी है, टका टक और दबा दब जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे किसी बात पे इतना ज़्यादा खौफ नहीं आता जितना मुझे खौफ इस बात पर आता है कि जब वो अपने आप को एक दीनदार समझते हुए आमीन भी कहते हैं और फिर अपनी ही बच्चियों को वो रेप भी करते हैं। आलिया, आप मेरे साथ हैं। आलिया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, देखिए ज़िंदगी में पिछले 10 साल में हो सकता है हम 10 दफ़ा, हो सकता है 20 दफ़ा मिले हों। मैं आपकी बेटी को आप ही के अदारे में मिला हूँ। अगर आपका शौहर जो है वो आप की बेटी, जो उसकी तो सकी बेटी है ना, वो यकीन करें अगर मेरे सामने वो उसको घूरेगा, उसको मारेगा, मुझे आप और आपका मियाँ दोनों मुझे जहर लगेंगे कि ये बच्ची को क्यों मारे, हालांकि वो आपकी बेटी है, मेरी तो वो रिश्ते में बेटी है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि दूसरा, इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़े कमाल, मेरे रसूल की तो सारी बातें कमाल है, हर शख्स को दीन में बहन भाई बनाया है। ये फितरती अमल है, फितरती अमल है। जब महरम रिश्ते इतने नाकाम हो जाएं तो आप तो गैर महरम हैं उन तमाम लोगों के जो आपके यहाँ आके पनाह लेते हैं। खौफ से रूह कांप जाती है। होता क्या है, दिल पे गुजरती क्या है आलिया? बिलाल भाई, शेल्टर होम में यकीन जानिएगा कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तो मेरे जहन में कभी आज तक ये नहीं आया कि ये मेरी अपनी सगी बेटियाँ नहीं हैं, ये मेरी माएँ बहनें नहीं हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे सैयदा अता की तो सैयदा दी ही अल्लाह ने मुझे इसलिए कि मेरे अंदर वो एक ममता जो मौजूद थी बढ़कर सामने आ जाए। जो बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं और उनके माँ बाप हयात नहीं होते तो और उन्हें शेल्टर से जाना होता है, तो एक बहुत मुश्किल काम आजकल मैं कर रही हूँ और हमेशा से करती आई हूँ, जो मैं आज बताऊँ सबको कि मैं इन बच्चियों को, इन औरतों को पाबंद करती हूँ कि जब तुम शेल्टर से निकलोगी और दुनिया में वापस जाओगी तो तुम बगैर महरम के यहाँ से रिलीज नहीं होगी। तुम अपने किसी महरम रिश्ते का नंबर दो या हम बुलाते हैं। मैं इन औरतों को जो अपनी मर्जी से या मजबूरी से या परेशानी से किसी वजह से भी घर से निकल आती हैं, तो जब मैं इनको वापस भेजती हूँ तो मैं समझती हूँ मैं क़यामत में अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ कि मैंने इस बच्ची औरत को किसके हवाले किया था। बेशक वो शेल्टर से निकलने के बाद सीढ़ियों से ही अलग हो जाए उनसे, लेकिन मैं उनको महरम रिश्तों को देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि जिस काम पर आलिया सारिम इतनी मेहनत करती है, इतनी सख्ती झेलती है कि मैं उस बच्ची को महरम के हाथ में दूँ, चाहे
चाहे वो चचा हो, मामू हो, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या उस चचा उस मामू को जब मैं वो बच्ची देती हूँ तो क्या वो महफूज हाथों में देती हूँ, या मैं वो ऐसे ही चचा मामू के हाथों में दे रही हूँ जैसे मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ? 10 साल पहले एक टीवी चैनल पर बैठ के एक केस स्टडी मैंने किया था जिसमें मामू ज्यादती करना चाह रहे थे। मैंने लफ्ज़ मामू इस्तेमाल किया तो नोटिस आ गया था कि इस महरम रिश्तों, इतने मजबूत महरम रिश्ते का नाम कैसे ले लिया, रिश्ता कैसे बता दिया। और अब मैं कानून की बात बताऊं, हम थाने जाते हैं और यकीन जानिए पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये सब हो रहा है, इन्हें प्लीज आप अपने शेल्टर होम ले जाएं। और जब हम जाते हैं उन बच्चों को लेने के लिए तो कानून कहता है कि बेशक सौतेली मां फाके से रखे, मार दे, इनके साथ ज्यादती करे, लेकिन इदारा या हुकूमत या हमारी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। वो बच्चे उसी मां को वापस किए गए जिसने 5 महीने उन बच्चों के साथ ऐशो किया। इदारा भी अपने हाथ खाली महसूस करता है, जिनको हम बचा कर लाते हैं हमसे वापस छीन लिए जाते हैं। साथ रहिएगा हुजूर, आपने पता है ये आखिरी बात उन्होंने क्या की? इन्होंने कहा कि हुकूमत ये कहती है कि नहीं, बच्चे माँ बाप के पास ही रहेंगे, किसी इदारे में नहीं जाएंगे, चाहे बाप या माँ या मामू, अगर वो मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि नोटिस ना आए, वो रेप भी कर रहा हो तो कहते हैं नहीं मुबैना। तो एक वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक औरत जो कि किडनैपर है बच्चे की, उसके लिए आप मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो क्लास हो जाएगी। जब इतनी अखलाकी पाबंदियाँ मीडिया पर हैं जो कि इन केसेस को फॉलो ना करे तो इनको केस को फॉलो करने वाला नहीं है। हुजूर, आज क्या महरम रिश्ते पे इत्माद करना है या नहीं करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा हम जिस वाक़या पर ये बातें कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक है, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी आप बहुत ही अपनी दिलसोजी के इज़हार फरमा रहे थे, आलिया बयान कर रही थी, वसीम टीपीओ साहब कर रहे थे, मैं समझता हूँ मैं उनकी तायद भी करता हूँ और साथ साथ ये भी कहता हूँ अगर पाकिस्तान के मुआशरे में ये गंदगी और गलाजत हमें नज़र आई है तो आप जैसे लोगों की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दिलसोजी मैं देख रहा था और ये जो अल्लाह और रसूल की पाकीज़ा तालीमात की खुशबू मैं आपकी बातों से महसूस कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस मुआशरे का हुस्न मौजूद है, ये खूबसूरती मौजूद है, इसलिए इंशाल्लाह ये मुआशरा बरकरार है। बाकी रही बात आपने जो इरशाद फरमाई, यकीनन रिश्ते ये अल्लाह रसूल ने हमें जो तालीम दी है, ये रिश्तों में आपने अभी जनाब सरदार अबू तालिब की बात करके वो कैसी खूबसूरत आपने मिसाल दी है, तो ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है और हमारी तालीमात का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-अम्मु सिन्नु अबीही, चचा जो होता है ना, ताया, ये बाप होता है, बाप की मानंद होता है, ये जैसे बाप होता है वैसे ये होता है। अल खाला तो बिमंजिलतिल उम, खाला जो है वो माँ की मासी जी, माँ जैसी यकीनन। तो ये रिश्ते तो यकीनन ऐसे हैं कि जिनका तकद्दुस और जिनसे शफकत मिलनी है और जिनसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना है, तो यकीनन ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अनासर, ये तारीख़ का हिस्सा और पूरे दुनिया के सारे मुआशरों में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं और उनके बारे में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। खुद अल्लाह खालिक कायनात ने, खालिक इंसानियत ने ऐसे इंसानों के बारे में फरमाया लम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ये देखने में तुम्हें इंसान नज़र आते हैं लेकिन मैं इनका खालिक इनकी गंदी आदात और इनके बुरे करतूतों की वजह से ये कह रहा हूँ उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइकुमुल गाफिलून, ये जानवरों से बदतर हैं। उलाइकुम शर्रुल बरिया, ये मेरी सारी कायनात में, सारी मखलूक़ात में सबसे गलीज़ तरीन और घटिया तरीन लोग हैं। तो यकीनन ये तो इंसान कहलाने के हकदार नहीं। अल्लाह ने 4 कस्में उठाकर फरमाया व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, अच्छे इंसानों का हुस्न बयान करके सारा को आगे फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, जो अपनी इंसानियत के मनसब को भूल जाते। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। जब इंसानियत की अजमत और रिफत और बुजुर्गी और शान को इंसान भूल जाता है और ये रिश्ते पामाल करता है, जिसके अभी हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो फरमाया कि मैं अल्लाह के बारे में कह रहा हूँ अस्फल साफिलीन, ये सबसे बदतर, ये सबसे घटिया तार, इनसे तो दुनिया के अंदर वो जो खंजीर है वो भी बेहतर है, वो जानवर हैं, दरिंदे, वो भी इनसे बड़ी अच्छी बात कर दी। खंजीर जो है वो भी बेहतर, हालांकि खंजीर जो है वो हराम है। हुजूर अक़दस बड़े अदब और माफ़ी के साथ तो कोई मुझे ना हज़रत उमर ख़त्ताब की और मुझे किसी की मिसाल ना दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो सड़ जाएगा कि वो औरत, वो बच्ची, वो तो महरम नहीं थी ना, जिसकी सिर्फ मेरे उमर ख़त्ताब ने जुमला सुना था कि उमर नहीं सुन रहा तो अल्लाह तो सुन रहा है ना, उसको अपनी बहू बना लिया था, उसका रिश्ता महरम कर लिया था उसके किरदार की वजह से। आज महरम रिश्तों को हम बद किरदारी के अंदर ढाल रहे हैं। हुजूर, इस माशरे के अंदर किसी ने तो गलती की होगी कारी साहब।
वमन कुतिला मजलूमन फ़क़त जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। इंतहाई दुख और अंदोह का मकाम है कि हम इस वाक़े को डिस्कस कर रहे हैं और कौम को इसके मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि खुदा के लिए बाज आइए, अपनी हैवानियत को जो है, हैवान कहना भी मैं कहता हूँ कि हैवान की तौहीन है, कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और मैं उस बाप को जो उमर फ़ारूक जिसका नाम है, उसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने भाई को कभी बचाइएगा नहीं, अपनी बच्ची को अपने मद्देनजर रखिएगा, कभी अपने भाई को माफ करके उसकी जिंदगी ना बचाइएगा, दूसरों की बच्चियों को खराब ना करना, दूसरी बच्चियों का और आपके हमसायों के और दूसरे रिश्तेदारों की बच्चियों के लिए जो है वो मौत का पैगाम होगा। और आपने उसको जो है वो सजाए इबरत बनाने के लिए हमेशा खड़े रहना है। अल्लाह भी आपके साथ होगा इंशाअल्लाह, कानून भी आपके साथ होगा, और डीपीओ जिस अल्टीमेट सिनेरियो के अंदर कारी साहब के अल्टीमेट सिनेरियो के अंदर जो बात होनी है ना, वो ये होनी है कि सारे गांव ने पंचायत बनानी है और कहना है कि यार जो होना सी हो गया, हुन एदियां दी ते जाना बचा दियो ना। फिर इसके ऊपर फतवा क्या लगाना चाहिए? पहली तो बात, जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला भी उसमें यह कहता है कि फला युस्रिफ फिल कत्ल, वली जो है उसे कत्ल में खड़े हो जाना चाहिए, उसे इनहराफ नहीं करना चाहिए, लालच की बुनियाद पर या दबाव की बुनियाद पर पीछे नहीं हटना चाहिए, और कातिल को उसे जो है वो इबरतनाक अंजाम से दो चार करना चाहिए, ताकि पूरे मुआशरा के लिए जो है वो एक मिसाल सेट हो जाए। कसूर की बच्ची जो ज़ैनब थी, हमारी बच्ची थी, उसको एक मिसाल के तौर पे सेट किया गया, चाहे उस कानून के अंदर उतनी सज़ा नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये गूंज उठ रही है, और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त पाकिस्तान की ये कह रही है कि ऐसे लोगों को, सिवाय लिबरल्स के, कि ऐसे लोगों को जो है वो चौकों चौराहों में लटकाया जाए, ताकि उनको जो है वो मिसाल के तौर पे सेट किया जाए, और फिर कोई और बेटी जो है वो कशफ या कोई और ज़ैनब इस तरह ना लुटे। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से कि भाईजान, आज कानून क्यों अंधा हुआ है? यहाँ पर कानून ने तो काम कर दिया। यहाँ पर एक आलिम जो है वो अगर अदलिया के मुतालिक बात करता है तो सो मोटो एक्शन आ जाता है। हाँ। अगर खानेवाल की एक गरीब बच्ची जो है वो कत्ल कर दी जाती है रेप करने के बाद, और उसके आज़ा को काट दिया जाता है, और उस पर कोई सो मोटो एक्शन नहीं होगा। अपनी अदालत को बचाने के लिए आप सो मोटो लेंगे, लेकिन कौम के लिए मॉडल टाउन का कत्ल, 14 कत्ल जो है आज तक रो रहे हैं। अभी कहाँ जाऊँ, खुडिया के अंदर हाफ़िज़े कुरान, जिसने कुरान मजीद पूरा रमज़ान में तरावी में सुनाया, समीउर रहमान, उसको पुलिस की हाजिर ड्यूटी जो है था उसने कत्ल कर दिया। आज उसका वाक़या दबा दिया गया है। क्यों भाई? ये जुल्म अगर बढ़ेगा, ये जुल्म खत्म नहीं होगा, ये जुल्म खत्म नहीं होगा। वसीम भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये वसीम, मैं बड़ी ही ना आजिज़ी से ये आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। ये मैं वक्फे पे जाऊँगा, वक्फे पे वापस आके आज आपसे जवाब लूँगा, लेकिन सवाल आपको ये देकर जा रहा हूँ वसीम। मैं 100 इख्तलाफ रखूँ इस्लामी कवानीन से, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी कवानीन ही बुनियादी तौर पे इंसाफ पैदा करता नज़र आने की दलील बन सकते हैं। सऊदी अरब में इसकी मिसाल देता हूँ, ईरान में इसकी मिसाल देता हूँ, लेकिन हम डरते क्यों हैं वो सज़ाएं देने से? लेकिन अगर खुदा की कसम मैं दे नहीं सकता ये बात, अगर मैं ये कह सकता कि जनाब इनको बगैर किसी वजह के दलील मिल गई है, इनको सजाए मौत दी जाए, हम निज़ाम में पढ़ के इन लोगों को आखिर आज़ाद करके वापस माशरे में जो भेज देंगे, इसके ऊपर कोई कानून साजी, कोई पार्लियामेंट, कोई बाप, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी, किसी का तो दिल होगा जो कहे कि नहीं, चौराहों में इन जैसे लोगों को सजाएं इबरत के लिए देनी है, क्योंकि मदीना की रियासत तब तक कायम नहीं हो सकती। वापस आऊंगा वसीम, आपसे जवाब मांगूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, आपकी तरफ सवाल छोड़ के गया था वक्फे से पहले। आपको क्या लगता है कि ये लकूने जो हैं ये क्यों हैं और कब तक रहेंगे? इस पे क्या करें? कानून साजी करें या एक्स्ट्रा जुडिशल पे जाया जाए? क्या किया जाए ताकि इंसाफ नजर आए? जी थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक्स्ट्रा जुडिशल की बात की है, मैं बिल्कुल इसकी बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ उसका। ये बेसिकली माशरे में ये चीजें जो बर्बरियत को राइज करती है, बिल्कुल, जैसे हमसारों का जो है, हमसारों में केयरलेसनेस, जो इनसेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक। जब हम इस तरह की पुलिस इस तरह के काम करती है या लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ठीक। तो देखिए मुख्तलिफ राय हैं। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि अगर आप चौकों पे फांसी देना शुरू कर देंगे तो इससे भी एक इनसेंसिटिविटी और एक ये सारी चीजें एक रूटीन मालूम होएगी। तो इसी चीज से तो हमने अपने बच्चों को बचाना है और इसी चीज से हमें दूसरे माशरे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं समझता हूँ कि हमें डिफेंसिव पोजीशन से निकल के ऑफेंसिव पोजीशन की तरफ जाना चाहिए। हम अभी तक अपने बच्चों को वो नहीं बता सके जो हमें बताना चाहिए। हमें बच्चों की तालीम करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि इन एप्रोप्रिएट टचिंग क्या होती है,
ان اپروپریٹ اشارے کیا ہوتے ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں, ان سے کیسے بچنا ہے, ان سے کس کو بتانا ہے. یہ آپ کی بات وسیم بہت اچھی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اس جرم کو سزا تک پہنچتے ہوئے کیسے دیکھیں؟ جی بالکل, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو قوانین ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, قوانین اسی طرح ہی سخت ہیں جیسے زینب کی بچی کا اپنے کو آپ قانون کے رکھوالے ہیں, آپ قانون کی بات کر سکتے ہیں, لیکن قانون آج تک موم کی گڑیا بنا ہوا ہے, جدھر چاہتے ہیں اس کو موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے قانون ہی کی وجہ سے لوگوں کے قتل عام ہو رہے ہیں نا. سیالکوٹ کا واقعہ انہی کے سامنے ہے کہ جہاں پر بچوں کو مارا گیا, 2 حافظ قرآن تھے, مارا گیا, سپریم کورٹ نے اس کے قاتلوں کو چھوڑ دیا, بعد میں ماں نے اس کو مار دیا. بھائی آپ قانون کو خود جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ قانون نہیں بناتے, آپ خود قانون کو ہاتھ میں پارلیمنٹ بناتی ہے. حافظ جی, قانون کا سکم بھی تو یہی چھوڑتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جب انہوں نے انویسٹیگیشن کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا, اس وقت وہاں پر ایسے جو ہیں وہ قانون لکھ دیتے ہیں, ایسے دفعات لکھ دیتے ہیں کہ مجرم جھوٹ جاتا ہے. مرضی سے لکھ سکتے, یہ قانون کی شکیں ایسی لگاتے ہیں. عدالت میں عمر خطاب بیٹھا ہے, علی مرتضیٰ بیٹھا ہے, وہ لینا فیصلہ. 780 لگائیں نا, 780 لگائیں, 302 لگائیں, اور جناب الجبر کے دفعات جو ہیں اس کے اندر لگائیں. بلیک چھوٹتے ہیں, بلیک ٹیررسٹ اس ملک میں سزا پاتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے, میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈی پی او صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ حکیم ہے, اس نے بنایا ہے تو وہ جانتا ہے ہماری باڈی کس قابل ہے, ہماری مینٹل لیول کس قابل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب عذاب دیا جائے, سزا دی جائے, تو اس وقت لوگوں کی جماعت دیکھنے والی ہو تاکہ عبرت پکڑے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا, دماغ درست ہوگا. بات تو سنیں نا, انہوں نے تو 10 دن میں اپنا کام کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک ممبر کا شخص جس نے اس کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہو کے آواز نکالی, ممبر کے لوگ ہیں علامہ صاحب, ممبر کے لوگ ہیں, ممبر کے لوگ ہیں نا, ہم ممبر ہی تو آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ممبر ہی تو کھڑا ہے, اور انہوں نے اپنا کام کیا, آپ لوگ اپنا کام کریں. آپ لوگ نہیں کرتے نا, یہ میڈیا ہے جو اپنے کام کر رہا ہے, یہ ممبر نہیں ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. حضور, میڈیا کو اپنا ممبر نہ بنائے, میڈیا تعلیم دینے والا نہیں ہے. ممبر نے آواز حق اٹھائی ہے تو آپ یہاں تک آئے ہیں. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سچی بات یہی ہے کہ وہ ابھی جو بات کر رہے تھے نا, وہ بڑی عجیب, میں اسے اتفاق نہیں کرتا اس لحاظ سے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں. اور بھائی جس نے یہ جرم کیا ہے, وہ جو اس کا چچا ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو اخلاقیات سکھائے ہوتے, ان کی تربیت کی ہوتی, تزکیہ کیا ہوتا, یقیناً اس میں ممبر بھی ذمہ دار تھا, من حیث القوم ہمارا میڈیا بھی اس میں ذمہ دار تھا, ہمارے ادارے بھی, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے اسکول, ہمارے کالجز, ہمارا پورا معاشرہ, ہمارے والدین, یہ سب ذمہ دار تھے. یقیناً ہم سب نے من حیث القوم کوتاہی کی ہے, جس کا یہ رزلٹ ہے. ہم نے ان کو جو سوشل میڈیا کی شکل میں ہر وقت برائیاں دیکھنے کی, وہ ہم نے ترغیب دینے کی اور برائی طرف لے کے جانے کی. اللہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا. جب ہم نے یہ چیز, موبائل تو مدرسے میں بھی ہے, دیکھیں نا, مدرسے کو اگر آپ مدرسے کو ہائی لائٹ, وہ بہت تھوڑی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ باقی معاشرے کو بھی دیکھیں, کیا کالجز میں جرم نہیں ہو رہے. ہم نے کر دیا بہاولپور کے اندر کالج کے اندر پروفیسر کو اس کے اسٹوڈنٹ نے قتل کر دیا, کلاس کے اندر کیا. کیا کالج اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جرم جہاں بھی ہو وہ جرم ہے, چاہے وہ مدرسے میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, یا کسی بھی کورٹ کے اندر ہو. جرم ہی ہوتا ہے. ہماری عدالتوں کے اندر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, ہم عدالتوں کو برا کہنا شروع کر دیں. اب سوشل میڈیا کی شکل میں جو ترغیب ہے وہ اتنی آسان ہے. جرم کی سزا دینی کس نے؟ علامہ صاحب کی بات بہت بڑی زبردست ہے کہ ہم نے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں میڈیا دے دیا کہ وہ ہر گندی برائی دیکھیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بچیوں کو پکڑیں, چھوٹے بچوں کو پکڑیں. ہمارے سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا کے اوپر مدارس نے پابندی نہیں لگانی, نہ والدین نے لگانی, نہ کالجز نے لگانی. میں اس بھی اتفاق کرتا ہوں. چچا پہ کس نے لگانی؟ یقیناً اس کو حکومت کا فرض تھا, یہ ہمارے اداروں کا فرض تھا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو پاکیزہ رکھتے. سوشل میڈیا نہیں, چچا کو کس نے کہنا تھا؟ چچا کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی دینداری اور اس کا تزکیہ, یہ ہم پوری قوم کی ذمہ داری تھی. یہی میں عرض کر رہا ہوں, والدین اس کی اچھی تربیت کرتے. اب دیکھیں الحمدللہ, ابھی آپ ایک مسلمان کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ابھی اپنے آغاز میں فرمایا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں اس پہ ایک جملہ بھی کہوں, اتنا یہ برا فعل میں نے دیکھا اور سنا. جب آپ, یہ آپ کی تربیت تھی نا, یہ اچھی تعلیم کا رزلٹ ہے, اور آپ کے اندر جو اخلاقی اقدار ہے یہ اس کا رزلٹ ہے. ابھی جو ہمارے ڈی پی او صاحب فرما رہے تھے, یہ اچھی ان کی تعلیم اور تربیت کا رزلٹ ہے. تو یقین اس چچا کی تربیت نہیں ہو سکی, اس کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والدین, اس کی فیملی, اس کا ماحول, اس کا معاشرہ,
اس کی حکومت، اس کے جو تعلیمی ادارے جہاں وہ پڑھتا رہا، تو یقیناً ہم نے من حیث القوم عرض کر رہا ہوں، اس میں یقیناً ممبر و محراب بھی ہم فرقہ واریت کی بجائے اعلیٰ اخلاقی اقدار لوگوں کو سکھاتے ہیں تو یہ رزلٹ نہ ہوتا. ہمارا میڈیا اگر یہ اچھی اخلاقی چیزیں سکھاتا یہ رزلٹ نہ ہوتا. ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے مدارس سب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے. سوشل میڈیا کے اوپر پابندی اور اس کی لگام پکڑ کے رکھنا یہ کسی اور کا فرض نہیں ہے سوائے حکومت. اوکے اچھا یہ فرمائیے، عالیہ آپ میرے ساتھ ہیں. عالیہ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے جرائم اس ملک میں ہو رہے ہیں، ان جرائم کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ بلال بھائی، ہمارا اپنے ایمان کی کمزوری، پیسے کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرنا، اور اسلام کے نام پر کھیلنا. اسلام کو سامنے رکھ کے، جیسے انہوں نے کہا نا، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ آمین، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آمین کا مطلب کیا ہے اور آمین کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو کرونا بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج ہم کرونا سے ڈر رہے ہیں اور اپنے اعمال سے ہم نہیں ڈر رہے. یہ جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب اتنا ہوتا ہے، اتنی تباہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو سنبھالنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بیلنس کرنا جانتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سامنے آ کے چیزوں کو بیلنس کرتا ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہم سب کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جملہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی اس وقت یقین جانیے کہ ہمیں میت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی تھی. یہ واقعات سنانا تو بہت دور کی بات ہے. کیا میں اس کو ترقی جانوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم اس قسم کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں بتانا پڑے گا، بتانا پڑتا ہے، ہم سکھاتے ہیں. میں شیلٹر میں بھی بچیوں کو سکھاتی ہوں کہ یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے. لیکن یہ کیا ترقی کی ہے ہمارے ملک نے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم اچھی چیزیں سکھانے کے بجائے ہم اتنی خطرناک باتیں بتاتے ہیں جس سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ پریشان ہو جائیں. اس کو میں ترقی نہیں، اس کو میں تنزلی مانتی ہوں. دوسری بات، جب یہ کہا جا ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، ہم نے بتا دی اپنے بچوں کو کس کے ساتھ جاؤ، کس کے ساتھ نہ جاؤ. آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اپنی ماں پر بھروسہ نہ کرو، باپ پر بھروسہ نہ کرو، چچا کو بھروسہ نہ کرو. جب ہم اتنی چیزوں سے بھروسہ ہٹا دیں گے تو ہم کس قسم کی نسل پیدا کریں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے. بچوں کو بچوں کے بچپن کے ساتھ جینے دیجیے، ورنہ یہ ایب نارمل لوگ پیدا ہو جائیں گے ہمارے معاشرے میں. لیکن جرم کو تو سزا دی نہیں جاتی، اس طرف بات کی جاتی ہے جو کام نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ اگر محرم رشتہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اگر عام انسان کو ایک پھانسی کی سزا ہے تو ان کو 2 پھانسیوں کی سزا ملے. عام انسان اگر ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کو اگر وہ سر عام پھانسی نہیں دیتے تو اگر محرم رشتہ نے یہ گناہ کیے تو اس کو چوراہے پر پھانسی دی جائے، تاکہ کم سے کم اور کچھ نہیں بچا سکتے تو اپنے چند محرم رشتوں کو تو بچا لیں. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس میں معافی نہیں، اس میں سزا اتنی ہی سخت ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں تب تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ورنہ ان چیزوں کا اور کوئی حل نہیں ہے. بلال بھائی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ ضیاء صاحب تھے، قاری قیوم صاحب تھے، راؤ امجد جو کہ رپورٹ کر رہے تھے اس بات کو، خانے وال کے ڈی پی او محمد علی وسیم تھے جنہوں نے کہ اپنا فرض اپنے تائیں پورا ضرور کیا. اب باقی کام سارا جو ہے وہ عدالت کا ہے. فاروق صاحب تھے جو کہ کشف کے والد ہیں، ان سے کیا بات کی جائے. اور عالیہ برنی آپ نے بھی اظہار کیا. آخر میں صرف یہ دعا ہے کہ ادارے جنہوں نے کہ اس سارے انصاف کو ایگزیکیوٹ کر کے معاشرے کو دکھانا ہے وہ کہاں